असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे बाल विकास का पार्ट नंबर 4 यानी पार्ट 4 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पार्ट 4 से पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने जो यूनिट जो कवर कर चुकी है वो है अधिगम। हम जो कर रहे हैं तो अधिगम में हमने क्या पढ़ लिया, इसका अर्थ पढ़ लिया, इसकी परिभाषाएं पढ़ ली और इसकी जो विशेषताएं होती हैं, अधिगम की विशेषताएं, वो हमने पिछले लेक्चर में ही आपको कवर करा दी थी। आज हम जो देखेंगे, अपना जो प्रकरण लिया है वह है सीखने की क्रियाएं एवं उसके प्रकार। क्या है? सीखने की क्रियाएं एवं प्रकार, यानी जो सीखना होता है, बालक जब सीखता है, अधिगम करता है, तो वह कैसे संपन्न होता है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या बालक किन किन प्रकारों से सीखता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला जो ले रहे हैं टाइप, सीखने की जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है बालक विराम व अविराम सीखना। ठीक है, बालक कैसे सीखता है? बालक विराम व अविराम में सीखता है। अब ये क्या होता है? पहला टाइप विराम व अविराम में सीखना क्या होता है? विराम यानी रुक रुक कर सीखना, विराम यानी रुक रुक कर सीखना। ठीक है, कि जब बालक के पास क्या होता है, जब विषय वस्तु बड़ी होती है, क्या होता है जब बालक के पास विषय वस्तु बड़ी हो जाती है, या कह सकते हैं विस्तृत होती है, और समय भी क्या होता है उसके पास पर्याप्त होता है। ठीक है, समय भी कैसा होता है? समय भी उसके पास क्या होता है? पर्याप्त होता है, या कह सकते हैं अधिक होता है। तो वह किस प्रकार से सीखता है? उस सीखने को कहा जाता है, तो जिस स्थिति में वह सीखता है उसे कहते हैं विराम सीखना। यानी जब विषय वस्तु बड़ी होती है और समय भी उसके साथ पर्याप्त होता है तो वह रुक रुक कर सीखता है, जिसे कहते हैं विराम सीखना। अविराम यानी रुक रुक कर नहीं, यानी नहीं, विराम यानी रुक रुक कर। इसका मतलब होता है, अविराम का मतलब लगातार, यानी कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यूअस लर्निंग कब करता है? जब विषय वस्तु उसके पास कैसी होती है? छोटी। ठीक है, विषय वस्तु कैसी होती है? छोटी, या कह सकते हैं संक्षिप्त होती है। छोटी होती है या संक्षिप्त होती है। और जो समय होता है, समय उसके पास कैसा रहता है? कम रहता है। समय कैसा रहता है? पर्याप्त नहीं रहता, बल्कि पर्याप्त से भी कम रहता है। ठीक है, तो वह किस प्रकार से सीखता है? अविराम रहकर सीखता है। क्या करता है? अविराम रहकर सीखता है। जैसे किसी बालक की अगर परीक्षाएं अगर नजदीक आ रही हैं तो किस प्रकार से सीखने का प्रयास करता है? अविराम सीखता है। ठीक है, जल्दी जल्दी वह क्या करता है? उस विषय वस्तु को पूरा करने का प्रयास करता है, तो उसे कहते हैं अविराम सीखना, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग। तो पहला प्रकार तो ये होता है, या तो विराम में सीखता है या अविराम में वह सीखता है। तो ये हो गया पहला प्रकार। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार बालक कैसे सीखता है? पूर्ण में सीखना, पूर्ण व अंश में सीखना। या पूर्ण व अंश में सीखना। अब पूर्ण व अंश क्या होते हैं? पूर्ण यानी जब बालक के पास विषय वस्तु हो और वह उस विषय वस्तु को एक ही बार में तैयार कर ले। क्या कर ले? एक ही बार में तैयार कर ले, बिना उस विषय वस्तु को अंशों में बांटे। यानी वह उस विषय वस्तु को इकाइयों में न बांटकर संपूर्ण रूप से अगर उस विषय वस्तु को एक बार में ही तैयार कर ले तो उसे कहते हैं पूर्ण सीखना या पूर्ण में सीखना। ठीक है, यानी विषय वस्तु को एक ही बार में तैयार कर लेता है बालक, तो वो पूर्ण सीखना होता है। जबकि उस विषय वस्तु को अगर कई इकाइयों में बांट ले, कई भागों में बांट ले, कई अंशों में बांट ले, तो वह कहलाता है अंशों में सीखना या अंश में सीखना। ठीक है, तो जब बालक विषय वस्तु को एक ही बार में तैयार कर ले तो वह पूर्ण में सीखना होता है, और बालक पूर्ण तरीके से भी सीखता है और कभी कभी अंशों में बांट कर भी उसे सीखता है, तो यह कहलाता है पूर्ण व अंश में सीखना। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रकार। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार। ठीक है, 3 ही प्रकार होते हैं और अंतिम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रकार कहते हैं सार्थक, या इसी को कहते हैं साभिप्राय,
व प्रसंगवश सीखना, या कह सकते हैं इसको प्रासंगिक सीखना। ठीक है, प्रासंगिक सीखना, ये होता है आपका तीसरा प्रकार। अब ये क्या है, सार्थक सीखना व प्रासंगिक सीखना। अब ये कैसे होता है कि जब बालक किसी विषय वस्तु को अभिप्राय सहित सीखता है। साभिप्राय मतलब, स का मतलब सहित, और अभिप्राय मतलब उसका अर्थ। यानी जब बालक विषय वस्तु के अर्थ को, ठीक है, अर्थ को जानने की कोशिश करता है और अर्थ को जाने ही क्या करता है, वह सीखता है। यानी अर्थ को जानकर ही उस विषय वस्तु को ग्रहण करता है या उसका अधिगम करता है, तो उसे कहा जाता है सार्थक सीखना, या इसका दूसरा नाम क्या है, साभिप्राय सीखना। बल्कि प्रासंगिक क्या होता है, प्रासंगिक क्या होता है, बालक को कोई प्रसंगवश जानकारी हो जाए। क्या हो जाए, प्रासंगिक का मतलब कोई प्रसंगवश जानकारी होना। ठीक है, बालक को अगर सीधे प्रसंगवश जानकारी हो जाए तो उसे कहते हैं प्रासंगिक सीखना। ठीक है, सार्थक का मतलब अर्थ सहित सीखना और प्रासंगिक का मतलब प्रसंगवश सीखना। प्रसंगवश ही कोई जानकारी उसके संज्ञान में आ जाना, उसे कहते हैं प्रासंगिक सीखना। अब इन तीनों में से जो सर्वश्रेष्ठ सीखना माना जाता है वह माना जाता है सार्थक या साभिप्राय सीखना, क्योंकि बालक इसमें क्या करता है, उसके अर्थ को जानने के बाद ही उसको ग्रहण करता है। तो यह सीखना सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सीखने का क्या है, प्रकार है। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं सार्थक सीखना, यही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये होते हैं आपकी सीखने की क्रियाओं में कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं और उसके प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये 3 टैप हो गए आपके। अब हम पढ़ेंगे, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे डेविड आसुबेल। कौन थे, डेविड आसुबेल। ये थे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, उन्होंने अधिगम ग्रहण के कुछ प्रकार बताए, जो कि होते हैं 4 प्रकार के। यानी आसुबेल के द्वारा जो अधिगम ग्रहण, वो हमने 3 जो देखे थे वो तो सामान्य प्रकार थे, लेकिन डेविड आसुबेल के द्वारा अगर सीखने के प्रकारों को पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है। कितने प्रकार बताए थे, 4 बताए थे। अब बात करते हैं ये 4 कौन कौन से प्रकार उन्होंने बताए थे। सबसे पहला बताया अभिग्रहण। क्या बताया, अभिग्रहण। दूसरा बताया अन्वेषण। तीसरा बताया रटंत, और चौथा बताया सार्थक। ठीक है, क्या बताया, सार्थक या साभिप्राय। तो ये 4 जो बताए गए थे वो डेविड आसुबेल के द्वारा ही बताए गए थे। अभिग्रहण यानी उन्होंने जो प्रकार बताए अधिगम के, अधिगम ग्रहण यानी बालक अधिगम को ग्रहण कैसे करता है, तो इन 4 तरीकों से वह करता है। अब पहली बात आती है अभिग्रहण की। तो अभिग्रहण क्या होता है, इनको समझना है इन चारों को। अभिग्रहण क्या होता है कि जब बालक के सामने कोई विषय वस्तु होती है, क्या होती है, जब बालक के सामने कोई विषय वस्तु आती है तो वह उसे उसी मूर्त रूप में उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसको बिना समझे। यानी कोई विषय वस्तु उसके सामने लाई गई, ठीक है, यानी शिक्षक ने उसके सामने कोई विषय वस्तु प्रकट की या उसकी व्याख्या की, तो उसने उसको बिना समझे ही अगर उसे ग्रहण कर ले, यानी अवग्रहण का मतलब होता है बिना समझे उसी मूर्त रूप में क्या कर लेता है, उस विषय वस्तु को ग्रहण कर लेता है। मूर्त रूप में ग्रहण कर लेना, ठीक है, ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, अभिग्रहण कहलाता है। यानी बिना समझे ही उस विषय वस्तु को उसी मूर्त रूप में उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसे कहते हैं अभिग्रहण। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिग्रहण, जो कि एक सीखने का प्रकार है। ठीक है, दूसरा बताया अन्वेषण, और अन्वेषण को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। डेविड आसुबेल ने किस अधिगम ग्रहण को श्रेष्ठ बताया है, अन्वेषण को बताया है। अन्वेषण माने क्या होता है, अन्वेषण यानी खोज, क्या होता है, खोज। तो अन्वेषण अधिगम में क्या होता है, बालक को या बालक स्वयं प्रेरित होकर, ठीक है, या बालक को स्वयं प्रेरित करने के लिए, ठीक है, यानी उसे प्रेरणा दी जाती है कि वह स्वयं अधिगम करने का क्या करे, प्रयास करे। ठीक है, स्वयं ही वह उस विषय वस्तु को खोजने का प्रयास करे या उस ज्ञान की खोज करे। ठीक है,
तो स्वयं जब बालक स्वयं प्रेरित होकर उस ज्ञान की खोज करता है तो वह ज्ञान उसके लिए क्या बन जाता है, उसके व्यवहार में स्थायी बन जाता है। इसलिए अन्वेषण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है डेविड आशुबेल के द्वारा, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी बालक जब स्वयं प्रेरित होकर अधिगम करने का प्रयास करे तो उसे कहते हैं अन्वेषण अधिगम, और यही सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। अब बात करें रटंत या रटना, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो विषय वस्तु होती है, ठीक है, तो उस विषय वस्तु के अर्थ को, ठीक है, उस विषय वस्तु के व्यवहार को, ठीक है, मूर्त रूप में ही उसे क्या कर लेता है, वह ग्रहण कर लेता है बिना समझे। क्या कहते हैं, कहते हैं ना रट्टा लगा रहा है, तो इसमें क्या होता है, रटंत और अभिग्रहण एक जैसे ही होते हैं। अभिग्रहण में क्या होता है, मूर्त रूप में उसे ग्रहण कर लेता है विषय वस्तु को। ऐसे ही जो रटंत जो होता है, रटंत सीखना होता है, उसमें बालक विषय वस्तु को मूर्त रूप में उसके व्यवहार को और उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है, साथ ही साथ क्या करता है, उसका प्रदर्शन भी करता है। साथ ही साथ क्या करता है, उस विषय वस्तु का क्या करता है, प्रदर्शन भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए बालक ने पहाड़े याद की, क्या याद किए, पहाड़े याद की, तो पहाड़े जब उसने याद किए मूर्त रूप में, उसने यानी अगर वह स्वयं प्रेरित होकर पहाड़े याद कर रहा है तो वो क्या हो गया, अन्वेषण अधिगम हो गया। ठीक है, अगर वह मूर्त रूप में बिना समझे उसको ग्रहण कर रहा है तो वो अभिग्रहण हो रहा है, और उन पहाड़ों को वो क्या कर रहा है, रट रहा है। रटने का मतलब यह हुआ कि उसने उन पहाड़ों को मूर्त रूप में उसी रूप में समझ लिया, और कक्षा में दूसरे दिन उसने क्या किया, उसका प्रदर्शन किया, यानी पहाड़े उन्होंने दूसरे बालकों के सामने सुनाई। तो ये क्या हो गया, रटंत, यानी उन्होंने क्या कर लिया, इसको रट लिया। इसे कहते हैं रोट लर्निंग। क्या कहते हैं, रोट लर्निंग इंग्लिश में। ठीक है, तो ये होता है रटंत सीखना, जब बालक विषय वस्तु को ग्रहण करे और उसका प्रदर्शन भी साथ साथ करे, तो ये होता है रटना। ठीक है, चौथा बताया सार्थक या साभिप्राय सीखना। तो सार्थक तो वही है जो भी मैंने तीसरा टाइप देखा था। सार्थक यानी अर्थ के सहित जब सीख लेता है विषय वस्तु को, अभिप्राय सहित सीख लेता है, तो वह उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो ये होता है सार्थक या साभिप्राय सीखना। लेकिन डेविड आशुबेल ने किसको श्रेष्ठ बताया, अन्वेषण को श्रेष्ठ बताया। लेकिन सामान्य रूप से हम किसको श्रेष्ठ मानते हैं, सार्थक या साभिप्राय सीखना। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो सामान्य जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, विराम व अविराम, पूर्ण व अंश, साभिप्राय और प्रसंगवश। तो इसमें से कौन सा श्रेष्ठ माना जाता है, सार्थक श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन डेविड आशुबेल ने क्या बताया, अन्वेषण को क्या बताया, सबसे श्रेष्ठ बताया। तो ये हो गए आपके सीखने के प्रकार। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सीखने की कुछ अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था, उसकी मध्य अवस्था, उसकी अंतिम अवस्था, कि बालक किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार से सीखता है। तो इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर करिए और शेयर कीजिए। कई जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आप शेयर करिए, और सब्सक्राइब को जितना हो सके उतना आप शेयर करवाइए, और सब्सक्राइब इस चैनल को आप कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, नमस्कार।